किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अलवर, सीकर, अजमेर और सिरोही। दोस्तों कौन सा पूछा है? उपोष्ण पर्वतीय वन, और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सिरोही। जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन देखा था जिसमें सदाबहार वन, उपोष्ण सदाबहार वन पूछा गया था जो कि माउंट आबू में था, और इसमें उपोष्ण पर्वतीय वन पूछा है तो वो सिरोही वाला बेल्ट है। ये वन राजस्थान के सिरोही जिले में पाए जाते हैं, ज़्यादातर माउंट आबू को घेरने वाली पहाड़ियों पर। ये माउंट आबू के आसपास का ही एरिया है दोस्तों। इन वनों में वृक्षों की अर्ध सदाबहार तथा कुछ सदाबहार प्रजातियां पाई जाती है, यानी सदाबहार का नाम आते ही आपको सिरोही या माउंट आबू क्षेत्र ही करना है दोस्तों। तो एक ही पेपर के अंदर आपने 2 क्वेश्चन देख लिए वनों से संबंधित, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है वनों की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। ऑप्शन फर्स्ट हरिदास, सेकंड सुंदरदास, थर्ड लालदास, चौथा नगरीदास। सही आंसर दोस्तों इसका है तीसरा, लालदास। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत लालदास जी हैं। दोस्तों लालदास जी के जो माता पिता थे वो मेव जाति के थे, मेव जाति के, यानी लालदास जी कौन सी जाति के थे? तो मेव जाति के थे दोस्तों। इन्होंने लाल पंथ की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल पंथ की स्थापना किसने की? तो लालदास जी ने। ये लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, लाल पंथ की स्थापना की इस, और लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके अनुयायी अलवर राज्य में और उसके आसपास पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि लालदास जी के अनुयायी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, या मैक्सिमम तो अलवर के आसपास, अपने राजस्थान राज्य के अलवर जिले के आसपास मेवात क्षेत्र के में इनके अनुयायी पाए जाते हैं। और मेव जाति के बारे में पूछा जाए तो मेव लोग मुसलमान होते हैं, लेकिन इनका रहन सहन और रीति रिवाज हिंदुओं के समान होते हैं। तो मेव जाति कौन से लोग मेव जाति के होते हैं, या उनको कैसे किनको मेव जाति के कहते हैं? तो दोस्तों मेव जाति के लोग मुसलमान होते हैं और उनके रीति रिवाज हिंदुओं के होते हैं, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रणमल छंद के रचयिता हैं। तो रणमल छंद के रचयिता, सही आंसर दोस्तों श्रीधर व्यास है। रणमल छंद की रचना श्रीधर व्यास ने की थी, और रणमल छंद वीर काव्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपके सामने दोस्तों चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी और गंभीरी नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी। अभी अपन ने इससे पहले भी लूनी नदी का क्वेश्चन देखा था। एक देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीटेशन, अगर आप रिपीटेशन एक ही पेपर के अंदर रिपीटेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति आपको देखनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हो, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप सही तरीके से समझ गए तो उसके आप कैसे अटेंड करने वो समझ सकते हो। अभी अपन ने लूनी नदी वाला पिछला क्वेश्चन किया था, और ये है अरब सागर में कौन सी गिरती है? जो पश्चिमी राजस्थान में जो नदी बहेगी वो किधर जाएगी? कच्छ के रण या अरब सागर की तरफ। तो इन ऑप्शन में सिर्फ लूनी नदी ही वो है जो पश्चिम राजस्थान में बहती है। तो इसका सही आंसर लूनी नदी है दोस्तों। चंबल नदी, बनास नदी, गंभीरी नदी अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ बहती है। कुछ अदर फैक्ट्स देखेंगे दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी का दोस्तों उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती या सरस्वती कहते हैं। तो कौन सी नदी का आरंभ में प्रारंभ नाम सागरमती या सरस्वती है? तो वो लूनी नदी है। ये कौन से जिलों में होके बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली
बाड़मेर, जालोर जिलों में होकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह नदी बालोतरा, बाड़मेर के पश्चात खारी हो जाती है, क्योंकि रेगिस्तान के क्षेत्र में गुजरने पर रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलय हो जाते हैं, जिससे इसका पानी खारा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको लवणवती, सागरमती, मरु आशा और साकरी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आदि मीठी, आदि खारी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लूनी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि जसवंत सागर बांध कौन सी नदी पर है, तो लूनी नदी पर है, और किस जिले में है, तो जोधपुर जिले में है। इसकी सहायक नदियां हैं बंकड़ा, सुकली, मीठड़ी, जवाई, सागी, लीलनी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है। और एक क्वेश्चन ये अधिकतर बार पूछा गया है कि पूर्व की ओर से एकमात्र नदी जो लूनी नदी में मिलती है वो जोजड़ी है। पूर्व की ओर से एकमात्र नदी जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? तो दोस्तों अरावली का उच्चतम भाग उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ही है, जिसे अभी अपन इसी पेपर में डिस्कस किया था, बोराट का पठार। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो बोराट का पठार है वो अरावली श्रेणी का ही भाग है, और अरावली श्रेणी का निम्न उच्चतम भाग है, तो वही उच्चतम भाग भी है उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का भाग। अब दोस्तों इस चीज से आप समझ सकते हो कि आपकी स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट। एक ही पेपर, अपन कोई अलग पेपर नहीं है, ये ऑफिशियल पेपर है आरपीएससी का, उसी के अंदर आपको एक ही टॉपिक, एक ही चीज से रिलेटेड दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे बेटर और किस्मत क्या होती है दोस्तों। राजस्थान में अरावली को आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, यानी गोंडवाना लैंड का अस्तित्व, अरावली गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसे आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह संसार के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को एक उत्तर एक दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में है गुरु शिखर, 1722 मीटर की है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, ठीक है, 1722 मीटर गुरु शिखर सिरोही में है, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अरावली पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है, और जो रायसीना पहाड़ी है इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अरावली का ही भाग है। अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। इसके अलावा अप्रदन और अपक्षय के कारण यह अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानी जाती है। अभी हाल फिलहाल में कई बार देखा गया है कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है या है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? अब दोस्तों चंबल नदी किन जिलों में बहती है? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर इसका सही आंसर है। आपको किन जिलों में कौन सी नदी बह रही है, इसके लिए आपके दिमाग में उसका मैप होना चाहिए कि वो नदी कहाँ से होके किधर जा रही है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, और ये जो चित्तौड़गढ़ से 84गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर 84गढ़ है, यहाँ से एंटर होती है राजस्थान में। और जो चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा एरिया है, इस वाले में से होते हुए ये
कोटा और बूंदी की सीमा पर चलते हुए आगे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए आगे यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। मुरादागंज उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। यानी कि चंबल नदी चित्तौड़ से प्रवेश किया, कोटा बूंदी की सीमा पे होते हुए सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगर आपको ये याद है तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता है। आप दोस्तों इसमें देखोगे इस ऑप्शन के अंदर 12 आ गया तो 12 में नहीं जाती है, तो ये गलत हो गया। अलवर में ये नदी नहीं बहती है, और चौथे ऑप्शन में भी अलवर था। कोटा बूंदी की सीमा पे होते हुए ये सवाई माधोपुर और फिर करौली और धौलपुर में बहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? अपन ने पहले फैक्ट में अपन ने देखा था राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, लेकिन इसमें ये पूछ रहा, अपन ने राजस्थान की पढ़ी थी, इसमें ये पूछ रहा है कि किन जिलों की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। सही आंसर दोस्तों फर्स्ट है पाली, झुंझुनू और गंगानगर। दोस्तों जनसंख्या 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के कुछ फैक्ट हैं। 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले तो हैं बाड़मेर। अब बाड़मेर याद रखिए, बाड़मेर और जैसलमेर दो याद रखेंगे आप, बाकी ऑप्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। बाड़मेर यानी कि आपके जो पश्चिमी राजस्थान के जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इन तीनों में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इसके बाद न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले में राजस्थान के गंगानगर, झुंझुनू, पाली है, और गंगानगर की 10 की वृद्धि दर 10% थी और बाड़मेर की 32.5%। दोस्तों क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड फैक्ट आपको और ज़्यादा हेल्प करते हैं और पुशअप करते हैं आप कि आप और अच्छे से चीज़ों को करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन मोरचंग, अलगोजा, खरताल, रावणत्ता। सही आंसर है दोस्तों चौथा रावणत्ता। पाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र रावणत्ता है। ये दोस्तों रावणत्ते की इमेज है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक गज होता है, ये गज है, और रावणत्ते में नारियल का खोल होता है, ये पशु के चर्म या खाल इस पे मड़ी हुई होती है। रावणत्ता एक तार वाला वाद्य यंत्र है। ये नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्मपत्र से बना है। राजस्थान के भोपों द्वारा पारंपरिक कथा के रूप में पाबूजी की फड़ के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ये रावणत्ते दोस्तों आपको अधिकतर अगर आपके दिमाग में किसी भी चीज़ का इमेज क्लियर है तो आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। मैं हमेशा ये हर बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको इमेज ध्यान होना चाहिए, मैप ध्यान होना चाहिए। ये इन पे आपकी पकड़ है तो आप एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है मोरचंग इस टाइप का होता है दोस्तों, और ये मुंह से बजाया जाता है। अलगोजा, ये अलगोजा है दोस्तों। ये खड़ताल है जिसे हाथ से बजाया जाता है। ये खड़ताल गण वाद्य यंत्र का उदाहरण है। वैसे ही रावणहत्ता तत्वाद्य यंत्र है, और मोरचंग और अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण है, क्योंकि इनको मुंह से फूंक देके बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में नहीं था? ऑप्शन अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। दोस्तों जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था मत्स्य संघ में 4 जिले थे। 4 में कौन कौन से थे? इसका आंसर तो सही दोस्तों हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर मत्स्य संघ में नहीं था। कौन कौन से थे ये दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले मत्स्य संघ में थे। सर्वप्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों
रियासतों ने मिलकर 17 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना करके राजस्थान में रियासतों के एकीकरण का सूत्रपात कर किया। इस मत्स्य संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर बनाए गए एवं राजधानी अलवर को रखा गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो अलवर थी दोस्तों।